हाँ जी बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और फार्मूला लिस्टिंग मैं कर देता हूँ। मोल चैप्टर के मैंने फार्मूला लिस्टिंग और उसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाल दिया है। आइए इसमें बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसकी फार्मूला लिस्टिंग कर लेते हैं कि लास्ट टाइम पे आपको क्या क्या फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या फार्मूला। सबसे पहले मास की बात कर लेते हैं और मास में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एनोड की ना। तो टॉपिक नंबर 1 आपका, इसको थोड़ा सा मैं और मोटा कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एनोड रे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। ये एनोड रे, तो एनोड रे क्या होता है, जिसे कई बार हम पॉजिटिव रेस के नाम से भी जाने जाते हैं, तो पॉजिटिव रे भी कहते हैं। और यही जो पॉजिटिव रे होती है वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। इसका मास हम सबको याद होना चाहिए। अब देखो मास की कई सारी कैटेगरी है। पहला, जब मास को मैं लिखूंगा सबसे पहले ध्यान से लिखिएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये मैंने लिखा किलोग्राम के अंदर। फिर मैंने नीचे लिख दिया 1.67 इंटू 10 की पावर -24, जब मैं लिख रहा हूँ तब ग्राम के अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 तकरीबन मैं अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ अप्रॉक्स में 1 AMU, क्या मानेंगे इसको? 1 AMU मानेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। इसी तरीके से न्यूट्रॉन के मास को भी क्या मानेंगे? 1 AMU मानेंगे। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो, नेचर ऑफ गैस, जो भी इसमें नेचर ऑफ गैस ली गई थी, तो E/m वैल्यू डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला हमारा था। सेकंड टॉपिक हमारा इसमें क्या आएगा? सेकंड टॉपिक नंबर 2 आता है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये होता है X यानी एलिमेंट होता है। यहाँ पे लिखा होता है Z और यहाँ पे लिखा होता है A। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। इस वाले का मतलब होता है आपका मास नंबर। ठीक है ना। चलिए, एटॉमिक नंबर जो आपको बताता है कि भैया प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों बराबर होते हैं। अभी बात कर रहे हैं न्यूट्रल की, बात कर रहा हूँ। मास नंबर का मतलब ये होता है कि आपके पास कितने प्रोटॉन हैं, यानी कितने Z हैं, वही प्रोटॉन हैं, और कितने न्यूट्रॉन हैं। यहाँ पे जैसे ही आपको न्यूट्रॉन निकालना हो, कुछ ना करिए, A में से Z को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। A में से Z को माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ओके, चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल, यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया यहाँ पे आपका, देखिए ये कार्बन है 6 और 12, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब इसके पास जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं? 6 प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। मुझे न्यूट्रॉन निकालना है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, यानी 12 - 6 = 6। अब कहानी समझ में आ गई ना। ये कहानी पूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म की बात कर लेते हैं, और वो टर्म क्या होते हैं? नंबर 3, आइसोटॉप। समझिएगा ध्यान से, आइसोटॉप की बात कर लेते हैं। समझिए, देखिए मैंने फिर कहा ये X होता है, यहाँ Z होता है, यहाँ A होता है। जब कभी आपका A हिल जाए, यानी चेंज हो जाए ना, देखो जब आपका टॉप हिल जाए, ऐसे याद करने का तरीका, जब आपका टॉप हिल जाए, टॉप का मतलब क्या होता है? आइसोटॉप, है ना। तो जब आपका टॉप यानी A, ठीक, हिल जाए यानी चेंज हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोटॉप बोलेंगे। एग्जाम्पल के देखिए, ये है कार्बन, तो ये कार्बन का 6 है, ऊपर है 12। ये भी कार्बन है, नीचे 6 होता है, ऊपर हो जाता है 13। नीचे 6 है लेकिन ऊपर हो गया आपका 14। तो नीचे वाला तो सेम है, यानी एलिमेंट तो आपका क्या है? सेम। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी, अगर Z सेम है, नीचे वाला सेम है, एलिमेंट सेम है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी? सेम। और अगर मास चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी वो हो जाएगी चेंज, है ना। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि एलिमेंट क्या है? सेम है। ओके, चलिए, आइसोटोप होगा। खाली आइसोटोप आप ध्यान से याद करिएगा। इनका एक फार्मूला आता है आइसोटोप का, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए 10% है, ये 20% पाया जा रहा है, और ये 70% पाया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? कैसे एवरेज क्या निकालेंगे? तो एक तरीका सिंपल बताता हूँ। मास मैंने लिया 12 इंटू उसका परसेंटेज 10, फिर मैंने लिया 13, उसका परसेंटेज 20, फिर मैंने ऐड किया 14, उसका परसेंटेज 70, और नीचे भैया टोटल हमेशा कितना हो जाएगा? 100। नीचे कितना हो जाएगा? 100। बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा, एवरेज। ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास आपका आ जाएगा। चलिए, नंबर 4 पे बात करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, आइसोबार वगैरह की बात नहीं करेंगे, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉन, भाई देखो सिंपल है। आइसोटोप का मतलब A वाला चेंज हुआ, तो आइसोबार का मतलब Z वाला चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए, थॉमसन की मॉडल की बात की है, तो थॉमसन मॉडल आपको अच्छे से पता है। ड्रॉबैक क्या था? स्टेबिलिटी नहीं बता पाता था। अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ चीज़ें आई थी, तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला, इसमें रदरफोर्ड के मॉडल में पहला जो फार्मूला हमारे लिए आता है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, RN।
ये होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर नाट ए की पावर 1/3, और यहाँ जो आर नाट होता है वो होता है 1.33 इंटू 10 की पावर -15, ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है वो ये बनता है ऐसे R1/R2। अब मान लीजिए R1/R2 है तो आर नाट तो सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा A1/A2, उसकी पावर हो जाएगी 1/3। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ आपको दिया रहेगा, आपको ये जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 27 एल्युमिनियम दे दिया। तो एल्युमिनियम का मोल कॉन्सेप्ट में मैंने वीडियो बनाया, अभी देख लीजिए आप, नीचे लिंक आपको दिया होगा। एल्युमिनियम का होता है यहाँ पे होता है 13, मास होता है 27। अब ये मास क्या है, ए मतलब मास यानी 27 की पावर 1/3, बताइए क्या अंडर रूट कितना ये आएगा 3, क्या आ जाएगा 3, है ना। तो ये आप थोड़ी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें, और क्या बात कर सकते हैं कि देखो एटम और न्यूक्लियस होता है, एटम और न्यूक्लियस होता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो एटम आपका है, एटम वो 10 की पावर 5 टाइम न्यूक्लियस के है, कितना है 10 की पावर 5 टाइम उसका रेडियस है, उसका रेडियस जो है 10 की पावर 5 टाइम है। अब खुद सोचो 10 की पावर 5 टाइम है उसका रेडियस। तो अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है रेडियस की पावर 3, यानी ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5 कैरेज 3, यानी ये 10 की पावर 15 टाइम्स न्यूक्लियस के। बात समझ में आ गई। इतनी बातें हमें करनी होती हैं। उसके बाद कुछ बातें और होती हैं, और वो क्या होती हैं समझिएगा ध्यान से। देखिए उसके बाद कुछ ईएम आपने रेज पढ़ा होगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको कॉस्मिक रे है ना, कॉस्मिक रे के बाद आपको एक्सरे पढ़ाया गया होगा, एक्सरे, और उसके बाद आपका यूवी है ना, फिर आपका जो विजिबल है, फिर इंफ्रारेड होता है, और उसके बाद माइक्रोवेव होती है, और उसके बाद रेडियो वेव होती है ना। अब एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है, और वेवलेंथ अगर बढ़ेगी जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी को कई बार एफ से डिनोट करते हैं, कई बार इसको जो है ए ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये कैसे पता चला, कैसे आया है, उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूलों की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो v और लैम्डा का मल्टीपल होता है, जो v और यानी फ्रीक्वेंसी का, और v का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मल्टीपल होता है। कैसे आया हमें अभी इस बात से मतलब नहीं है ना। मैंने वीडियो डाला हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वहाँ भी आप देख सकते हैं, हम फार्मूला लिस्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो गलती बच्चों से क्या होती है, वो जल्दी सोच नहीं पाते। अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर v निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, c उसके नीचे लैम्डा कर दूंगा। मुझे अगर लैम्डा निकालना है तो मुझे क्या कर दूंगा, c और उसके नीचे v कर दूंगा, है ना। जैसे सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टाइम पीरियड होता है वो 1/v यानी 1/ फ्रीक्वेंसी, v का मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी होता है, ये वही है, ये वही है ना, यहाँ पे ये वही है। बात समझ में आ गई। तो ये आपको t = 1/v। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, E = h न्यू, यानी h फ्रीक्वेंसी, चाहे मैं ऐसे बनाऊँ चाहे ऐसे बनाऊँ ना, फ्रीक्वेंसी। अब मान लो मुझे ये नहीं लिखना है तो मैं क्या लूँगा, h को h रहने दूंगा, इसको ये वाला पुट कर दूंगा, ये है ना, ये वाला पुट कर दूंगा, क्या बन जाएगा, c/λ बन जाएगा। देख लो, बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो 1/λ होता है, 1/λ वो वेव नंबर होता है, वो वेव नंबर होता है, यानी इसके ऊपर ये रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे h की वैल्यू भी जान लो, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, क्या होती है -34, और किसके अंदर होती है, जूल के अंदर होती है, जूल सेकेंड, जूल। ये आपको ध्यान देना है। और ये भी आपको बता देता हूँ, 1 जूल = 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो कई बार अगर अर्ग में हो तो आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। अब एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ, कई बार ऐसा होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करना। अगर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू चाहिए, सीधा काम करिएगा 12400, सीधा 12400/λ, किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये कैसे आई है सर, ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, h और c की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो ये पूरा फार्मूला आ गया। तो ये आप रट लेना, ये आप रट लेना। हम लोग सबसे ज़्यादा 12th में इसी से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, अगर टोटल एनर्जी, हमने कहा जो एक पैकेट की एनर्जी थी, जो है ना, एक की जो एनर्जी थी, एक की एनर्जी वो h न्यू के बराबर थी। तो अगर मुझे n की चाहिए तो क्या करूँगा, मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। इस तरीके से पूरी कहानी होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं हम बोर के एटॉमिक मॉडल पे।
हम बोर के एटॉमिक मॉडल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोर का एटॉमिक मॉडल कुल शून्य था, है ना। तो आप अब बोर के एटॉमिक मॉडल में यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे एक मिनट, तो बोर के एटॉमिक मॉडल में यहाँ प्लस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू होती है, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जो भी रेडियस होगी इसकी आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, mv²/r, है ना। ये पूरी कहानी है। अब यहाँ अगर देखें Q1 Q2 तो ध्यान से देखें, यही सबसे बड़ा पेंच बच्चों के अंदर फंसता है कि देखो सर एक तो इलेक्ट्रॉन है, यानी Q1 जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन हो गया, Q2 जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, ध्यान दें सर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने होते हैं, जो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो मैंने माना ये Z एटॉमिक नंबर है, Z इलेक्ट्रॉन, इसी में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मैंने कहा भाई ये कार्बन है, कार्बन का 6 और 12 होता है, तो कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 6, और इसका मतलब क्या है कि चार्ज तो क्या है, सेम होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना प्रोटॉन पे। तो मैंने माना 6 प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने Z की वैल्यू क्या रख दिया, 6 रख दिया। तो ये पूरी कहानी थी, कभी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बोर के मॉडल में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यही जो K आया है Q1 Q2 यानी K ZE आया है और E आया है, और अपॉन में क्या रहेगा, R², ये दोनों बराबर होते हैं तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व, यहीं से सारा निकल के आता है। तो पहला तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या सर, mvr, वो किसके बराबर होता है, NH/2π, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना इसका, इंटीग्रल क्या n, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ और फार्मूले की बात कर लेते हैं, इन्हीं से सब कुछ निकला हुआ है, इन्हीं फार्मूलों से कुछ निकला हुआ है, उनकी बात करते हैं। रेडियस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 0.529 इंटू n²/z, लेकिन ये किसके अंदर होती है ये भी पता होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके सर, वेलोसिटी की आ जाइए, नंबर 4, अभी बात करता हूँ और छोटी छोटी चीज़ों की। नंबर 4 वेलोसिटी क्या होगा, 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n, और ये तो मीटर पर सेकंड के अंदर हो जाएगा, है ना। अब मेन चीज़ क्या है बेटा, पहले अच्छा टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ बात करते हैं। नंबर 5 टोटल एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, ये आएगा -13.6 इंटू Z²/n², डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। अब मुद्दा बताएं क्या है, मुद्दा ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, और टोटल एनर्जी यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। ये आपको रेशियो से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मान लो आपको क्या दे दिया गया, आपको पूछ लिया गया टाइम, तो सर आप कहोगे सर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस को मैंने रेडियस यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v। अब r क्या है बताओ, n²/z, और v आपका क्या है, Z/n। अब n जैसे ही ऊपर जाएगा तो n⁻³ बन जाएगा और Z² ये बन जाएगा। तो ऐसे ही सारी कहानियाँ निकालनी होती हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आने जा रहा है, सोच भी नहीं सकते हो तुम, वो फार्मूला क्या है कि भैया देखो, उससे पहले एक बता देता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे आपको अभी बात करूँ काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, यही आपको ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, वहीं से निकल के आता है पूरा डेरिवेशन, KZE² अपॉन क्या रहेगा, 2r। अच्छा एक बात सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², इसका मतलब ये होगा, ये ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बाकी अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ पूरी, एक ही याद करना खाली, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो -2 काइनेटिक एनर्जी होगी, माइनस के अंदर होगी। -2 का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ZE² अपॉन 2r, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, रवाना, तो 2 से 2 रवाना हो जाएगा, तो रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। और ध्यान से देखना कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा, अब देखो यहाँ से इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा,
कि भैया इन दोनों में रिलेशन आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टोटल एनर्जी। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डबल होती है। क्या होती है, डबल होती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बहुत और फेमस और बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले की, उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि भाई N1 एनर्जी डिफरेंस, ये N1 है आर्बिट नंबर और ये N2 है, इनके बीच में मुझे निकालना है एनर्जी का डिफरेंस। क्या निकालना है, डेल्टा ई, एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, आसान है भैया कि सर एक काम करते हैं N2 की माइनस N1 की, हाँ है ना। अब रख दो वही फार्मूला, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया भैया। देखो 13.6 जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर वहाँ माइनस था, तो ध्यान दीजिए यहाँ N2 पहले था और यहाँ N1 पहले आ गया है, इसलिए क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है ना। तो ऐसे भी बहुत सारा। अब ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। किस में होता है, इलेक्ट्रॉन। अब आ रहा है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है, रिडबर्ग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग फार्मूला, इसको अप्लाई करने में अच्छों की धूल हो जाती है, बट इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा हमेशा दिया रहेगा। और क्या इसी को मैं वेव नंबर बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। ये क्या होगा आपका आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर। क्या करना है आपको, सीधा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए N1 क्या होता है और N2 क्या होता है। इतना पता चल गया तो कोई मसला नहीं है। अब मैं बताता हूँ N1 से। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पर देखिए जो लिखता जा रहा हूँ। देखो जैसे ही वर्ड आएगा लाइमन, तो ये हो जाएगा 1। ये मैं बात कर रहा हूँ N1 की। जैसे ही मैंने लिखा बाल्मर, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 2, है ना। जैसे मैंने लिखा पास्चन, पी से पास्चन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। मैंने आपके सामने लिखा ब्रैकेट, क्या लिखा, ब्रैकेट, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, फुंड की 5। ये तो बात समझ में आ गई। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, सिर्फ 2, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है और कई बार ये नाम दिया जाता है। और ये आपका विजिबल में होता है। किस में होता है, विजिबल। बाकी सारे इंफ्रारेड के अंदर होते हैं। सर अब N2 कैसे निकालें, कुछ मत करना यार। जो भी लाइन आपको दिया हो, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जैसे उसने कहा सेकंड लाइन, तो कुछ मत करना। इसमें जिसका भी पूछे N1 प्लस लाइन, क्या कर देना, N1 प्लस लाइन। उसने कहा सर सेकंड लाइन, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 2 लाइन ऐड कर दोगे। उसने कहा सर थर्ड लाइन, मैंने ऐड कर दिया, है ना। तो N1 प्लस जो भी लाइन वो बोलेगा ऐड करके ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान, कभी गलती मत करिएगा। आपको 1 अपॉन लैम्डा से लैम्डा करना है, चीज़ों को उलट देना है। तो जो R ऊपर था वो हो जाएगा 1/R, क्या हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, यानी 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बात समझ में आ गई ना। ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो और आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपको बना होगा, यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट वगैरह, एनर्जी वगैरह बनी होगी, है ना, पूरी। तो आपको डायरेक्ट क्या रटना है, समझिएगा ध्यान से। जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही तरीका फॉलो करिए, कभी गलती नहीं होगी। देखिए सबसे पहली एनर्जी आपकी आएगी -13.6। ओके सर, ऐसे रट लेना लगातार, कभी गलती नहीं है। -3.4, कई बार सीधे सॉल्व, -1.51, -0.85, है ना। और आपकी -0.54, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या मतलब सर है कि देखो ये आपको दिया रहेगा आपका 1 पे, n इज इक्वल टू ये 1, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ये आपको ऐसे दिया रहेगा। आप निकाल भी सकते हो एनर्जी वाले फार्मूले से, डायरेक्ट याद रख लोगे तो। जैसे मैंने कहा कि मेरी एनर्जी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुरंत समझ जाना n की वैल्यू आ गई है 3। अब जो भी आपको फार्मूला वगैरह पूछे सब में ऑटोमेटिक पुट कर देना। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इतनी बात हो गई अपनी। अब उसके बाद हम करते हैं कुछ और चीज़ें, और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा नंबर हमारा था, 8 के बाद 9 नंबर 9 क्या है, डी ब्रॉगली, है ना। यहाँ बात कर लेते हैं डी ब्रॉगली की, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी ब्रॉगली पे क्या है, सिंपल एक चीज़ है भैया कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ
वो होती है H/P, और P होता है H/mv, और जिसको पता है काइनेटिक एनर्जी P²/2m, तो यहाँ पे आ जाएगा H/2m, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। और डायरेक्ट एक चीज़ आपको बताऊँ, फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ होती है वो सीधा होगा 150/v, यानी ओल्ड, क्या हो जाएगा, ओल्ड अंडर रूट, और ये एंगस्ट्रॉम के अंदर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 10, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की बात कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्या कह रहा है कि भैया देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वो ग्रेटर आर इक्वल होंगे H/4 के, किसके, H/4। यहाँ पे अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको डेल्टा पी को m डेल्टा वी, तो हो सकता है कई बार वो डेल्टा वी आपसे पूछ ले। बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद लास्ट बचता है आपका क्वांटम नंबर। यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं लास्ट, और वो बचता है आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो ये हैं। सबसे पहला आपको बनता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, n, तो नंबर 1 इसमें बनता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं n से बोलते हैं, है ना। चलो, n की वैल्यू है। अब टोटल नंबर यहाँ पे क्या पूछेगा, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन जब आपसे पूछे तो आपका फार्मूला हो जाएगा 2n²। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे, टोटल ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट में इसकी वैल्यू हो जाएगी n²। और आपसे पूछे कि कितने सबशेल होते हैं, कितने सबशेल होते हैं, तो वो हो जाएगा n। इतनी बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई। उसके बाद सीधे बात करते हैं l, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे l से बात करते हैं। क्या याद रखना है, कुछ भी नहीं, इतना खाली याद रखना है आपको कि l की जो वैल्यू होती है 0, ये है 0, फिर है 1, फिर है 2, और फिर है 3। S पहले आएगा, फिर P आएगा, फिर D आएगा, और P। और एक बात याद रखना, n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता, n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात करते हैं सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर, और यही आपको निकालना होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। हालांकि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होते हैं, मैग्नेटिक का इतना काम नहीं होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका ये आपको ऑर्बिटल बताएगा। चलो मैं बात कर लेता हूँ मैग्नेटिक, तीसरा भी बात कर लेता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक वो बस इतना बता दे, देखो ये S है, S की वैल्यू है 0, इसका मतलब इसमें एक ही वैल्यू सिर्फ 0, तो एक डब्बा बनेगा। P में जो वैल्यू है वो होती है 1, तो अगर इसमें ये कह रहा है कि भैया 1 को लेके चलो 1, फिर 0, और फिर -1, तो यानी 3 डब्बे हैं, तो इसमें 3 डब्बा हो गया। उसके बाद बताओ D की वैल्यू होती है 2, तो ये -2, -1, 0, और +1 और +2, टोटल 5, तो देखो ये 5 डब्बे हो गए, है ना, ये 5 डब्बे हो गए। उसके बाद ऐसे ही आपका F आ जाएगा, SPDF, ये वैल्यू होती है 3, तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी 7 लोग हो जाएंगे, यानी 7 डब्बे। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक डब्बे में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 14 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग, है ना। चलो, तो ये पूरी बात होती है n+l रूल वगैरह की। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता देता हूँ, और हुंड रूल बता देता हूँ। तो ये आता है पॉली का प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली का कहना ये है, मान लो ये 3 डब्बे हैं, कितने डब्बे हैं बेटा, 3 डब्बे हैं, तो एक काम करो, पहले एक इसको दो, एक इसको दो, एक इसको दो, है ना, एक एक करके दो। और हुंड क्या कहता है, हुंड का कहना ये है कि सर देखिए, जब आपने एक को दे दिया ऐसा, तो अगला वाला समझिए, एक को दे दिया ऐसा, एक को दे दिया ऐसा, तो अगला वाला जो भी आप भरेंगे सेम मत भरिएगा। उनका कहना सेम मत भरिएगा, सेम मत भरिएगा, एक को ऊपर तो एक को नीचे भरिएगा। बात समझ में आई। अनपेयर पैरेलल यानी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो ये पूरा चैप्टर था, बताइएगा चैप्टर कैसा लगा। हाँ, एक चीज़ और है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा ना, एक ऊपर जाएगा तो एक कहाँ जाएगा, नीचे, यानी एक क्लॉकवाइज जाएगा तो एक कहाँ जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को वैल्यू लेंगे +½ तो +½ और -½ होगी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मान लो पूछ ले, तो S+1 अंडर रूट के अंदर। बात समझ में आ गई ना। ये आपको और S क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर
इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ मैं बात करूँ तो अनपेयर कितने हैं, 3 हैं। यहाँ बात करूँ तो अनपेयर कितने हैं, 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर